हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक बैटरी। बैटरी हमने बेसिकली दो पार्ट में बनानी थी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरी हम ऑलरेडी वीडियो से कवर अप कर चुके हैं। आज हम सेकेंडरी बैटरी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी बैटरी में भी हमने दो बैटरी पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी ड्राई सेल, जिसको लेक्लांचे सेल भी कहते हैं, और दूसरी हमने पढ़ी थी बटन सेल, जिसको मरकरी सेल भी बोलते हैं। वो वीडियो होपफुली आपने देख ली होगी। देखने के बाद आप जरूर एक बार एनसीईआरटी पढ़ें ताकि आप अच्छे से नोट्स बना पाएं, ठीक है जी। अब आज भी हम सेकेंडरी बैटरी पढ़ेंगे। सेकेंडरी बैटरी में दो किस्म की बैटरी पढ़नी है। एक हमें पढ़नी है लेड स्टोरेज बैटरी और एक हमें पढ़नी है निकल कैडमियम बैटरी। यहाँ से पढ़ने के बाद आप फिर से एक बार एनसीईआरटी पढ़ें और अपने नोट्स अच्छे से बना लें। ये सेकेंडरी बैटरी भी हम दो वीडियो में कवर करेंगे। आज हम अभी पढ़ेंगे लेड स्टोरेज, देन हम अगली वीडियो में निकल कैडमियम बैटरी को पढ़ लेंगे। अब ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी में डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से सोचिएगा कि जो आपकी रिमोट की बैटरीज होती हैं, क्या वो लाइफ टाइम चलती हैं? नहीं ना। आप उसको कुछ टाइम यूज करते हैं, फिर वो खत्म हो जाती है। फिर आप क्या करते हैं, उसको चार्ज करते हैं क्या? नहीं। आप उसको यूज करके जब वो खत्म हो जाती है तो उसको फेंक देते हैं। तो वही होती है प्राइमरी बैटरी, जिसमें जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है बैटरी के अंदर, वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, वो वापस नहीं आ सकती। बेसिकली वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल नहीं, इरिवर्सिबल मतलब आगे जाती है, पीछे नहीं आ सकती। पीछे जब आ जाएंगी तो उसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे, ठीक है जी। तो प्राइमरी बैटरी क्या है, एक बार यूज हो गई, आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। उसमें इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती है। जैसे कि मैं आपको दिखा भी दूं, दो बैटरीज मेरे पास पड़ी हुई हैं। आज ही मेरे माइक की बैटरी खराब हो गई थी, खत्म हो गई थी, तो मैंने नई बैटरी डाली और ये वाली फेंकने वाला हूँ। और आप देख सकते हैं इसको, ये ड्यूरासेल या निप्पो की या एवरेडी की आपको ऐसी बैटरी मिल जाएंगी जो कि आपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं घर में यूज़ करी ही होगी, ठीक है। अब सेकेंडरी बैटरी क्या है? सेकेंडरी बैटरी है वो बैटरीज जो आपके बहुत काम की है। आप इन्हें बार बार यूज़ करते हैं और जैसे ये डिस्चार्ज हो जाती हैं आप इन्हें फिर से चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, और फिर आप इसको वापस यूज़ करते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल सोचिए एक बार। सबसे कॉमन एग्जांपल जो बैटरी बार बार डिस्चार्ज होती है, आप उसको वापस वापस चार्ज करते हैं, सोचिए। हाँ, फ़ोन की बैटरीज़, ठीक है। आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी जो जैसे ही आप 10% के बिल हो जाती है, आपका एकदम हार्ट बीट बढ़ने लगता है, तो आप उसको फटाफट चार्ज में लगाते हैं, ठीक है। तो वो जो बैटरीज़ हैं, वो बार-बार आप यूज़ करते हैं, उसको डिस्चार्ज करते हैं, फिर वापस चार्ज करते हैं। तो वो लिथियम आयन की बैटरी है फ़ोन में वैसे तो, पर फिर भी प्रिंसिपल और बेसिक वर्किंग वगैरह तो सब कुछ सेम ही है, बस केमिकल्स वगैरह अलग है, ठीक है। तो हम तो पढ़ेंगे लेड स्टोरेज, पर आपके फ़ोन में जो है वो लिथियम आयन की बैटरी है। कार की बैटरीज़ हो गई, इन्वर्टर की बैटरीज़ हो गई, ई-रिक्शा की बैटरीज़ हो गई। ये सब कुछ आप वापस-वापस डिस्चार्ज मतलब करके इसको वापस से हम चार्ज भी कर सकते हैं और आप यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी आपके मन में आना चाहिए कि सर, जब ये वापस चार्ज हो जाती है, तो ये लाइफ लॉन्ग चलती क्यों नहीं है? क्या ये खत्म नहीं होगी कभी? तो आपको भी पता है कि जब आपका फ़ोन नया-नया आया होगा, तो अगर आपने एक बार 100% करा, तो 100% करने के बाद वो 3 दिन चल गया, लेट्स से 3 दिन चल गया। लेकिन अब जब आप उसे 100% करते हैं, लेट्स से 3 साल हो गए, अब आप उसे जब 100% करते हैं और अब आप उसको यूज़ करना शुरू करते हैं, तो आप देखते होंगे कि बैटरी आपकी बहुत जल्दी ड्रेन, बहुत जल्दी गिरती होगी। और पहले 100 से 0 आने में 3 दिन लगते थे, अब 100 से 0 आने में डेढ़ दिन या 1 दिन में ही आ जाता है। तो ऐसा क्या हुआ आपके फ़ोन के साथ, है ना? वो भी हम इसी में टॉपिक में देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि बैटरी जो आप रिचार्ज कर सकते हो, उसमें ऐसी क्या कमी आ गई कि वो ड्रेन होने लग जाती है, उसकी साइकिल्स कैसे गिर जाती है ना? वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। खैर, इतना इंट्रोडक्शन के बाद आगे शुरू करते हैं। एक बार फिर से मैं बोल दूं, सेकेंडरी बैटरी रिचार्जेबल बैटरी होती हैं, आप इनको रिचार्ज कर सकते हैं। इनमें जो केमिकल रिएक्शंस होंगी वो रिवर्सिबल होंगी, यानी आगे भी जा सकती हैं और पीछे भी जा सकती हैं, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ बैटरीज के एग्जांपल, कुछ डायग्राम्स आपको समझा दूं। ये वाला एग्जांपल, ये देखिए, इन्वर्टर की बैटरी होगी। अब कार की बैटरी, ई रिक्शा की बैटरी हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। आप डायग्राम इसको देख लीजिए। एक डायग्राम इसको भी यहाँ पे मैंने खोला हुआ है, बेसिकली आप देखेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, अगर तो आप वीडियो को स्लो कर लीजिए, स्लो लग रहा है तो आप फास्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको प्लेट्स दिख रही होंगी, है ना? तो प्लेट्स ये वही है, कैथोड एनोड, लेकिन बहुत सारी प्लेट्स हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप एक एनोड एक कैथोड लेते हैं लेड स्टोरेज में, तो आपको सिर्फ 2 वोल्टेज मिलेगा, है ना? 2.041 वोल्ट आपको ये प्रोड्यूस करके देगा। बट 2.041 से बहुत छोटी वोल्टेज है, हेवी डिवाइसेस नहीं चलेंगे। भारी भरकम जो डिवाइसेस हैं वो नहीं चल पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। वोल्टेज को कैसे बढ़ाएंगे? अगर आप सीरीज में इनको कनेक्ट कर देते हैं सेल्स को, तो आपकी वोल्टेज बढ़ जाएगी। तो वही इन्होंने बहुत सारी सीरीज में कनेक्ट की हुई है और इस वजह से आपको ये दिख रहा होगा बहुत सारा इसमें, है ना? तो इनकी वोल्टेज बढ़ जाती है। अच्छा, थोड़ा सा आपको ये दिख रहा होगा, मैश टाइप का कुछ मटेरियल लगा रखा है। बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ाने का खेल है। जितना सरफेस एरिया बड़ा होगा आपके एनोड कैथोड का, उतनी रिएक्शंस ज्यादा होंगी, उतना एक आपको काम करके देगा। तो इसीलिए मैश वगैरह जैसा पेपर, कुछ क्लॉथ वगैरह, कपड़ा, जो भी है, जिस टाइप का भी फैब्रिक है वो यूज़ करते हैं। यहाँ भी कुछ मैंने आपको एक डायग्राम बना के दे रखा है। अब बेसिकली इसको हम अभी दोबारा बनाएंगे ही। चलिए शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। अब आ जाइए मेन मुद्दे पर। तो टॉपिक का नाम मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, लेड स्टोरेज बैटरी या लेड एक्यूमुलेटर बैटरी।
चलिए शुरू कर रहे हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, डायग्राम देखिएगा बहुत जल्दी। एक बार मैं बोलना शुरू करता हूँ तो बहुत स्पीड से ही जो है लगातार बोलते चले जाता हूँ। देखिए थोड़ी सी वो घबराहट सी होती है, अभी इतना फैमिलियर नहीं है ना वीडियोस, अगर डेली डेली बनेगी तो थोड़ा सा अंदर की हिचक निकलेगी, कभी कभार बनाता हूँ तो थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। देखो चलो इधर देखो फटाफट, ये हमने एक बीकर बना लिया, ठीक है। इस बीकर में आप लोग एक प्लेट ले लीजिए, ये इस टाइप की एक प्लेट ले लीजिए जो लेड की प्लेट है, ठीक है जी, लेड सॉलिड। और यहाँ पे एक प्लेट ले लीजिए आप इस टाइप से, है ना। अच्छा एनसीईआरटी जरूर खोल के बैठें, क्योंकि देखो इसके बाद डायरेक्ट मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ानी है, देख लीजिए आप, ठीक है जी। डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ेंगे, डायग्राम पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, तो प्लीज़ आप इस पर थोड़ा फोकस करें, एनसीईआरटी खोल के बैठे, है ना। वापस से आते हैं, अरे आजा भाई, अरे हाँ आ गया। तो एक ये आपका प्लेट है, अब ये प्लेट किस चीज़ का बना हुआ है, तो ये प्लेट हम कहाँ लिखे, ये प्लेट को नीचे लिख देते हैं ना, होपफुली मैं वीडियो में आ रहा हूँ। तो ये है आपकी लेड की तो है ही सेल, मतलब सेल कह रहा हूँ प्लेट, बट इस पर आपने ना PbO2 की कोटिंग भी की हुई है, ठीक है, PbO2 की कोटिंग करी हुई है। और PbO2 की कोटिंग दिखाने के लिए कुछ कलर इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे ये कलर इस्तेमाल कर लेते हैं इस टाइप का, ठीक है जी, इतना बहुत है, थोड़ा सा और कर लेते हैं, ये लो, ये बेसिकली आपने, ये लो, इतना बहुत है ना, पूरे पे नहीं कर रहे, पूरे पे मुझे अभी PbO2 भी लिखना है वहाँ पे। तो ये आपने लेड ऑक्साइड की कोटिंग करी हुई है, क्यों करी हुई है भी हम बताएंगे आपको, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कलर वापस चेंज करना पड़ेगा, लीजिए ध्यान से देखिएगा आप। अब इसके अंदर बच्चों हम लोग डालते हैं, यहाँ लिख देता हूँ 38% H2SO4, ठीक है। ये आपका जो है एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि इतना परसेंट आपको H2SO4 का डालना है, बेसिकली एसिड यूज करना है, ठीक। अब 38% H2SO4, ये ऑब्वियसली वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट है, 100 ml में 38 ml H2SO4, बाकी का पानी, तो मैं यहाँ पानी लिख नहीं रहा, आप अंडरस्टूड है कि ये 38% H2SO4 सर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ही बता रहे हैं, ठीक है। अब आपको भी पता है कि H2SO4 जब ब्रेक होगा तो 2H प्लस और एक SO4 2 माइनस में ब्रेक होता है ना, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ H प्लस और SO4 2 माइनस, मैंने इस तरीके से ब्रेक डाउन करके लिखा हुआ है। अब यहाँ से एक तार निकाल लीजिए इस टाइप से, और एक यहाँ से निकाल लीजिए ऐसे, और बेटा दो यहाँ पे कनेक्शन बनाइए, एक बनाइए बल्ब का इस टाइप से, और एक बनाइए आप ऐसे बैटरी का इस टाइप से, है ना। दो क्यों कर रहे हैं बताऊंगा, आप देखते जाओ सुनते जाओ कहानी सारी। अच्छा ये 2 वोल्ट लिख लेते हैं फटाफट, 2 वोल्ट, है ना। अब आपको पता है सेकेंडरी बैटरी डिस्चार्ज करेंगे, फिर से चार्ज करेंगे, फिर डिस्चार्ज करेंगे, फिर चार्ज करेंगे, तो बेटा ये मैंने 2 सेटअप बनाए हैं। जब बल्ब जलेगा तो बैटरी डिस्चार्ज होगी, यानी आप उसको यूज कर रहे हैं, है ना। और जब आप उसको 2 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे, बैटरी से 2 वोल्ट ही क्यों कह रहे हैं बताऊंगा अभी। जैसे आप इसे 2 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे तो ये चार्ज होने लग जाएगी। तो हमारे कोर्स में डिस्चार्ज और चार्ज दोनों रिएक्शंस आपको आनी चाहिए और ओवरऑल भी आनी चाहिए, तो इसलिए मैंने 2 सेटअप बनाए, ठीक है। अब सबसे पहले हम इस बैटरी को यूज करते हैं, देखते हैं कि यूज करते टाइम होता क्या है। तो आप ध्यान से देखिएगा, आप इस कनेक्शन को यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए, इस वाले पॉइंट को आप यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए, और अब आपका जो बल्ब है वो ग्लो करने लग जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है जी। अब बल्ब ग्लो कर रहा है, तो कैसे ग्लो कर रहा है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बच्चों लेड के एटम्स होंगे, ठीक है, यहाँ पर लेड के एटम्स होंगे, ये है ना, लेड की प्लेट लिए लेड के एटम्स होंगे। अब होगा क्या कि यहाँ से ये Pb2+ बन के नीचे आएंगे, Pb2+ बन के, ठीक। और Pb2+ बन के आएंगे और यहाँ पर SO4 के साथ अट्रैक्ट होके PbSO4 बनेगा, PbSO4 सॉलिड, जी हाँ, PbSO4 सॉलिड यानी PPT बनेगा। वो PbSO4 इस प्लेट पे ही चिपक जाएगा, लेकिन अगर मैं इस प्लेट पे भी चिपका के दिखा दूंगा तो थोड़ा सा डायग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसीलिए मैंने नीचे लिखा है, अदरवाइज ये चिपकता है, प्लेट पे ही चिपक जाता है, ठीक है जी, प्लेट पे चिपक जाएगा। अब जब ये Pb2+ बनकर नीचे आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन भी छोड़ेगा, तो मैंने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भी लिख दिए। वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ से मूव करके बल्ब को जलाते हुए और यहाँ से वापस आएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर वापस आते हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है जी। तो ये वाला इधर का सिस्टम आपको समझ आ गया होगा। अब इसको फटाफट वहां लिख देते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, पहले आप लिख लेंगे डिस्चार्जिंग, क्योंकि हम डिस्चार्ज कर रहे हैं बैटरी को, डिस्चार्जिंग। और डिस्चार्जिंग में भी पहले हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन, भैया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, यहाँ पे लेड ने इलेक्ट्रॉन लॉस करे, ठीक है जी, ऑक्सीडेशन। अच्छा ऑक्सीडेशन जिस प्लेट पर होता है उसको एनोड कहते हैं, कैथोड कहते हैं, बोलिए। हाँ उसको एनोड कहते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका एनोड हो गया, यानी ये जो है आपका एनोड की तरह काम करता है।
भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता एक क्वेश्चन आ गया कि भाई एनोड की तरह क्या काम करता है, यहाँ पे लेड वाली प्लेट है वो एनोड की तरह काम करती है, या ये जो लेड ऑक्साइड की कोटिंग से आपने प्लेट बना रखी है ये काम करती है। तो ध्यान रखेंगे लेड की जो खाली प्लेट है वो एनोड की तरह काम करती है। अब इसको यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं, ये रहा पीबी सॉलिड जो कि प्लेट पे था, ये Pb2+ बन के आया नीचे, Pb2+ और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के आया रॉड पर ही 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, वो इलेक्ट्रॉन मूव करे, ठीक। लेकिन ये Pb2+ यहाँ तो रुका नहीं, ये Pb2+ इसके साथ चिपक कर ये भी बना है, तो ये भी लिखो आप Pb2+ SO4 2- के साथ चिपका और PbSO4 बनाया सॉलिड, ठीक है जी। अब फटाफट आप इसको जोड़ दीजिए ताकि आपको ओवरऑल ऑक्सीडेशन की रिएक्शन मिल जाए। तो ये Pb2+ से Pb2+ कट हो जाएगा, बचा आपके पास Pb प्लस SO4 2- गिव्स PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। ये हो गई आपकी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, इस तरफ की रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या हुआ है तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे PbO2 भी प्रेजेंट है, ठीक है, कोटिंग आपने इसीलिए करी थी। ये H+ इस तरफ भागेगा, इस तरफ, और ये H+, ये PbO2 और ये जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन्स है ये रिएक्शन करेंगे। कैसे रिएक्शन करेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिडक्शन। रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे, है ना। तो ये वाली जो चीज है ये काम कर रही है आपकी एज अ कैथोड। होपफुली आपको ये यहाँ तक दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा होगा, वरना यहाँ कैथोड लिखा हुआ है ना, मैं लेबल तो कर ही रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ कैथोड लिखा हुआ है। खैर तो कैथोड पे क्या हो रहा है ध्यान से देखिएगा, ये H+ इधर गया PbO2 और ये अपकमिंग इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आ रहे हैं ये तीनों रिएक्शन करेंगे। तो देखो लिख रहा हूँ PbO2 प्लस H+ प्लस इलेक्ट्रॉन, ये तीनों आपस में रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं Pb2+ और वाटर, ठीक है जी। अब बैलेंस कर लेते हैं पहले ही, है ना, यहाँ पे 2 है, 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 हो गया, 4 है तो ये 4 हो गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फटाफट, देखो H+ यहाँ गया तो यहाँ से क्या चीज बना के भेजी इसने, 2 चीज बना के दी, एक तो बना के दिया पानी और एक बना के दिया बेटा Pb2+, वही बने हुआ लिखा है, ठीक है। अब रिएक्शन कैसे हुई इसके लिए हम इतनी डिटेल में नहीं घुस रहे, बेसिकली वो H+ जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है, फिर वहां से ऑक्सीजन को खींचता है PbO2 से, तो H2O बन जाता है, तो बेचारा Pb2+ अकेला रह जाता है, ठीक है जी। अब ये Pb2+ ना बेटा इसके साथ रिएक्शन करेगा और फिर से बनेगा PbSO4, जी हाँ। तो देखिए 2 बार PbSO4 बना, एक बार यहाँ बना जो कि इस प्लेट पर चिपक गया, और ये वाला भी इसी प्लेट पर चिपक जाएगा। मैं दिखा नहीं रहा क्योंकि डायग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, होपफुली मैं फ्रेम में हूँ। तो ये PbSO4 जो है यहाँ पे, इधर आ जाता हूँ, ये प्लेट पे यहाँ चिपक जाएगा, ठीक है जी। तो वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सॉरी लिखा नहीं है, अब लिख देता हूँ Pb2+ SO4 2- के साथ चिपक के, इसको 1 मिनट बेटा, है ना, ये बना आपका PbSO4, और ये आप ओवरऑल रिएक्शन लिख लीजिए ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, इतनी सारी रिएक्शन लिख दी सर ने। PbO2 प्लस SO4 2- प्लस 4H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स PbSO4 प्लस 2 वाटर, ये लीजिए, ये आ गई आपकी ओवरऑल रिडक्शन रिएक्शन, है ना। बस आपका बल्ब जलता रहेगा। भैया फिर से सुन लीजिए ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज करके Pb2+ आया, Pb2+ SO4 के साथ चिपक के यहाँ PbSO4 बना, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करे, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो बिजली बनती है, तो है ना, यहाँ पे बल्ब जला, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए, यहाँ पे PbO2, ये वाला H+ जो बच गया था PbO2 के साथ रिएक्शन करके इलेक्ट्रॉन को लेकर Pb2+ बनाता है, पानी बनाता है, Pb2+ इसके साथ चिपक के यहाँ पे PbSO4 बनाता है। अब पानी रह गया वहां पे, अकेला रहा हुआ है पानी। तो एक बात ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, समय के साथ आप मुझे बताइए, समय के साथ SO4 2- कम हो जाएगा क्योंकि SO4 2- इसके साथ चिपक के ये PPT बन रहा है और यहाँ भी बन के PPT बन रहा है, H+ भी वहां जाके यूज होके पानी बन रहा है, तो समय के साथ इस बीकर में पानी बनता जाएगा, और पानी बनेगा तो यानी इसकी जो कंसेंट्रेशन है वो डायल्यूट होती जाएगी, ठीक है। तो इस बात को कहीं लिख लेते हैं। पहले एक काम करते हैं, पहले इनको ओवरऑल रिएक्शन को लिखते हैं, है ना। ओवरऑल, ओवरऑल कैसे लिखते हैं बेटा, ओवरऑल इन दोनों को जोड़ना है। अब इन दोनों को यहाँ से लिखूंगा और फिर से जोड़ूंगा नहीं, मैं यहीं से डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना। सारे रिएक्टेंट एक साइड लिख दो, सारे प्रोडक्ट एक साइड लिख दो, जो कॉमन चीजें उन्हें काट दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, ठीक है। कोई अलग कलर ले लेते हैं ताकि आपको पहचान में आ पाए, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, ठीक है। और क्या कटेगा, और तो कुछ नहीं, PbSO4 पे जुड़ जाएगा, SO4 यहाँ पे कुछ है नहीं, और ये हाँ
बस यही है ओवरऑल। चलो लिखना शुरू करते हैं। देखो ध्यान से, पीबी प्लस PbO2 है ना, ये पीबी लिख दिया, ये PbO2 लिख दिया, एक SO4 एक SO4, दो SO4 हो गए, दो SO4 2 माइनस और 4H प्लस हो गए भाई, गिव्स, ठीक है, सारे प्रोडक्ट सारे रिएक्टेंट लिख दिया, प्रोडक्ट लिख दो, एक PbSO4 ये रहा, एक PbSO4 ये रहा, दो पानी है, तो 2 PbSO4 सॉलिड और प्लस वाटर लिक्विड। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से अगर देखें तो इसमें जो आयंस है ना, जब आप नर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे तो नर्स्ट इक्वेशन में आप वो ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन लिखते हैं लास्ट में जाके, है ना, थोड़ा याद करिए। इसकी आप नर्स्ट इक्वेशन बना के देखिएगा तो आप देखेंगे कि सिर्फ ये वाले जो आयंस है ये यूज हो रहे हैं, ये आयंस आपके सिर्फ यूज होंगे, बाकी सब तो आप सबकी जगह वैल्यू 1 पुट करोगे, बस ये वाले आयंस यूज करेंगे। तो अगर ये वाले आयंस यूज कर रहे हैं यानी इस आयंस की कंसंट्रेशन से भी फर्क पड़ेगा, है ना, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि 38% ले रहे हो तो कुछ और चीज होगी, 40% लोगे, 50% लोगे तो इसकी लाइफ कम होगी ज्यादा होगी, वो आप चेक कर लेना। ये मतलब चेक इन द सेंस फॉर्मूला लगा के चेक कर लेना कि रिएक्टेंट बढ़ेगा प्रोडक्ट बढ़ेगा तो नर्स इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, नर्स इक्वेशन लिखना, उसका एक्सप्रेशन में देखना प्रोडक्ट कहाँ लिखा है, रिएक्टेंट कहाँ लिखा है एंड सो ऑन। खैर, तो ये इसका ओवरऑल रिएक्शन हो गया बच्चों, है ना। अब मैं और क्या बताने वाला था, हाँ एक तो ये हो गया, कुछ भूल गया मैं, नहीं ठीक है। अब पहले इसको मैं एक काम करता हूँ, ये डिस्चार्ज हो गया, हाँ मैं बताने वाला था कि समय के साथ होगा क्या। तो विद टाइम, कहाँ लिखे ये लिख देता हूँ, विद टाइम, विद टाइम H2SO4 या विद टाइम, ये लिख देते हैं, एसिड के लिए लिख देते हैं, जब एसिड ही होगा, विद टाइम H2SO4 कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। भैया क्योंकि पानी बनता जा रहा है, पानी बनता जा रहा है तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होती रहेगी, H2SO4 की डाइल्यूटेड होता जाएगा। अब होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा कि इस प्लेट पर प्लीज फोकस करिएगा, इस प्लेट पर मैंने आपको कहा था कि PbSO4 की कोटिंग होने वाली है, तो ये कोटिंग होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी ये PPT चिपकता जाएगा चिपकता जाएगा, इधर ये चिपकता जाएगा चिपकता जाएगा। तो जो इसके इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है, सपोज करिए भाई अब यहाँ से Pb बाहर निकलने वाला है, आप इस पे PbSO4 की PPT चढ़ा दो तो Pb बाहर कैसे आएगा। तो होगा क्या कि एक टाइम बाद पूरे पे PbSO4 की कोटिंग हो जाएगी, तो फिर Pb बाहर नहीं निकल पाएगा, जितना भी रह जाएगा, और जब नहीं निकल पाएगा बच्चों तभी आप कहोगे कि आपकी बैटरी डेड हो गई है 0%। अब उसे चार्ज करेंगे, चार्ज करके फिर देखिए अब चार्ज करने पे क्या प्रोसेस होता है। अब चार्ज करने पे जितने मैंने एरोज बनाए ना सब रिवर्स कर दो, ठीक है। एक मिनट देख लो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, हाँ कई बार वीडियो अपने आप बंद हो जाती है, पता नहीं क्या सिस्टम है। खैर, हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि जब ये PbSO4 इस पूरे पे ढक लेगा तो Pb का बाहर निकल के गिरना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए फिर वहां पे आपका बैटरी 0% हो जाएगा। अब इसको आप वापस चार्ज करेंगे तो ये सब कुछ प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा क्या रिवर्स होगा, जो रिडक्शन कर रहा है वो ऑक्सीडेशन करेगा और जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो रिडक्शन करेगा। कैसे करेगा मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप क्या करें बच्चों, यहाँ से बैटरी को तोड़ें, है ना, ये जो कनेक्शन आपने किया था इसको रबड़ लेके, सॉरी रबड़ क्या, इरेजर लेके इसको तोड़िए, ठीक है, लीजिए। अब ध्यान से देखिए, अब आप इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए और इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है जी। अच्छा ये 2 वोल्ट क्यों लिया है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, गैल्वेनिक सेल में आपने पढ़ा होगा कि जब इसकी वोल्टेज गिरने, इसकी शुरुआत में वोल्टेज कितनी आती है, मैं लिखूं 2.041 वोल्ट, इतनी वोल्टेज इसकी आती है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग डाटा है, मतलब 2 के आसपास सब में लिखा होगा। तो शुरू में तो इतनी वोल्टेज देता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे इस पे कोटिंग होती जाएगी ना तो ये वोल्टेज इसकी गिरने लगेगी, सपोज करो 1.8 वोल्ट, 1.7 वोल्ट, 1.6 वोल्ट। तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि इसको रिचार्ज कर दो तो जितनी इसकी वोल्टेज है 1.6 1.5 है, तो आप उससे ज़्यादा की वोल्टेज इसको प्रोवाइड करो और चार्ज कर सकते हो। तो मैंने 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी क्योंकि इसकी जब ये गिरने लगेगा तो 1.8 1.7 1.6 वोल्टेज होने लग जाएगी। तो मैंने 2 वोल्ट से कनेक्ट किया, अब ये चार्ज होगा। कैसे चार्ज होगा ध्यान से सुनिएगा। चार्ज करते टाइम ये ध्यान रखना है आपको कि ये इलेक्ट्रोड पहले भी नेगेटिव थी क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये Pb2+ बना था, इलेक्ट्रॉन छोड़ गया था, इसको आपको नेगेटिव से ही कनेक्ट करना है ताकि इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कुछ इस तरीके से, पहले इसको मिटा दूं, इस वाले को मिटा देते हैं पहले, ठीक है, पूरा ही मर जाता है, बदतमीज। हाँ जी, तो ये नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन मूव करे, इलेक्ट्रॉन मूव करे, इलेक्ट्रॉन मूव करे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आने लग जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आने लग जाएंगे तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो PbSO4 है, ये PbSO4, अब मैं थोड़ा सा एरो, ओहो एक मिनट, इसका रबड़ का साइज छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है कोई नहीं। हाँ जी, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए ना बेटा, इस प्लेट पर आ गए। अब ये PbSO4 यहाँ से जो है आपका
ये SO4 में टूटेगा और यहाँ से SO4 2- और Pb2+ में वापस टूटेगा। ये Pb2+, यहाँ से एरो मिटा देता हूँ, Pb2+, ये वापस यहाँ आने लग जाएगा। जी हाँ, ये Pb2+ वापस इस इलेक्ट्रॉन को लेकर Pb बन के चिपक जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो Pb कहाँ गया भाई, Pb लिखा था, पता नहीं क्या लिख दिया, 2Pb, अरे यार 2 क्यों लिख दिया, 2 तो वहाँ है ओवरऑल रिएक्शन में। ये मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ और कुछ नहीं। PbSO4, ठीक है जी। तो PbSO4 की जो PPT बनी थी, वो PPT SO4 2- और Pb2+ में टूटी, Pb2+ में 2 इलेक्ट्रॉन लेके वहीं चिपक गया और इस प्रकार से एक PbSO4 का मॉलिक्यूल वहां से हट गया। ठीक है जी, वहां से हट गया। तो याद करो, जब वहां से Pb2+ गिर रहा था तभी तो आप फोन चला पा रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे। Pb2+ गिरना क्यों बंद हुआ था? क्योंकि आपने इसकी PPT वहां पूरी जमा दी थी। अब आप इसको नष्ट करना है ना, इसको डिस्ट्रॉय करना है, इसकी जितनी भी कोटिंग यहाँ चढ़ी है सब कुछ खत्म करना है। तो एक मॉलिक्यूल आपने PbSO4 का यहाँ से तोड़ दिया इस तरीके से। तो ध्यान से देखिएगा, जो आपकी रिडक्शन की रिएक्शन थी वो रिवर्स हो जाएगी। कहाँ कहाँ लिखें, सॉरी, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन कहाँ लिखूं, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है, ध्यान से देखना। ये यहाँ लिख रहा हूँ चार्जिंग की, ठीक है, चार्जिंग की रिएक्शन। क्या चार्जिंग की रिएक्शन लिख रहा हूँ? तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ था ना, अब यहाँ रिडक्शन होगा। ध्यान से देखिएगा कैसे रिडक्शन होगा। मैंने आपको कहा ना, PbSO4 जो कि सॉलिड था, PbSO4 जो कि सॉलिड था, वो 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन आपने बैटरी से डाले हैं, और Pb+SO4 2- बनेगा इस तरीके से। तो ये Pb की रॉड आपकी वापस बन गई। ठीक है जी, इस तरीके से चलता रहेगा। आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन देखो बिल्कुल रिवर्स है। ठीक है, मैंने कुछ अगर गलती नहीं लिखा, हाँ बिल्कुल रिवर्स है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, इतनी सारी रिएक्शंस भर दी सर आपने। आप एक काम करो, बस ये ओवरऑल एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन, ये याद कर लो। ओवरऑल तो आप खुद ही बना लोगे, ठीक, और इसी को आप रिवर्स कर दोगे तो आपकी चार्जिंग की भी रिएक्शन बन जाएगी। खैर, मेरा काम समझाना, तो मैं तो समझा रहा हूँ। ये रिडक्शन की रिएक्शन हो गई। अब इस तरफ क्या होगा? तो इस तरफ भी सारे एरो वापस करेंगे। आप कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा, ये PbSO4 SO4 2- में टूटेगा और Pb2+ में टूटेगा। Pb2+ और पानी वापस यहाँ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन बना के देंगे और H+ बना के आपको वापस देंगे। मतलब बेसिकली जितने एरोज आपने सीधे बनाए थे उसको वापस रिवर्स कर दो। तो देखो, कहानी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि यार आप देख रहे हो इरेजर से इरेज कर रहा हूँ, फिर दोबारा लिख रहा हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा, फिर आप भी बोर हो जाओगे। लेक्चर छोटा से छोटा बनाना है, ठीक है। कहाँ गया? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि PbSO4 जो है वो आपका, ये PbSO4 SO4 2- में टूटेगा, Pb2+ में टूटेगा, और ये पानी के साथ रिएक्शन करके वापस से PbO2 H+ और इलेक्ट्रॉन पैदा करेगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे कि PbSO4 पानी से रिएक्शन करा, ठीक है, बेसिकली आपको इसी रिएक्शन को रिवर्स कर देना है। तो PbO2 बनेगा जो कि आपकी कोटिंग हो जाएगी दोबारा से, ठीक, और SO4 2- बना, ये SO4 2- बना, Pb2+ वापस जा चुका है, वो Pb2+ H2O के साथ रिएक्शन करके आपके 4 H+ बने और वापस से उसने 2 इलेक्ट्रॉन रॉड पर छोड़ दिए। ठीक है, अब आपको कुल मिला के अगर समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो आपको ये देखना है कि ये रिएक्शन मैंने जस्ट रिवर्स कर दी है। फिर भी मैं एक बार फिर ट्राई कर लेता हूँ। PbSO4 2 टुकड़ों में टूटा, SO4 2- और Pb2+ में। ये Pb2+ इस पानी के साथ वापस गया, PbO2 बनाया, H+ बनाया और इलेक्ट्रॉन बनाया। वही कहानी मैंने यहाँ लिख दी है। अब आप इसकी भी ओवरऑल रिएक्शन खुद लिख लेना। यहाँ से मैं लाइन खींच देता हूँ आपके लिए, लीजिए, जोड़ जाड़ के अपना घटा करके माइनस करके प्लस करके जो भी करना, ओवरऑल रिएक्शन लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ लिखी थी वैसे यहाँ लिख देना। ठीक है जी, तो ये था आपका पूरा लेड स्टोरेज बैटरी का कॉन्सेप्ट, जो कि आपको ओवरऑल आपको रिएक्शंस याद करनी है। ठीक, अब एक काम करते हैं, एक ऐसे कर लेते हैं ना, देखो मैं ये रिएक्शन एक साथ ही लिख देता हूं। आप ध्यान से देख लीजिए, Pb+SO4 2- PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्या करें, आप ऐसे लिख लें कि Pb+SO4 2- गिव्स, ओहो, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये रिएक्शन इधर जाएगी तो ये रिएक्शन आपका एज अ गैल्वेनिक सेल काम करेगी।
है ना, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, ये इस तरीके से काम करेगी। और जब आप इसको रिवर्स कर देंगे तो ये आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब जब आप इसे चार्ज करना चाहते हैं, है ना, चार्जिंग की। और ये वाली कब की है बच्चों? डिस्चार्जिंग, ये डिस्चार्जिंग की है। डन। ऐसे ही आप इस वाली को भी एक साथ लिख लें, ये याद कर लें और इसी के ऊपर डबल एरो बना लेंगे। देख लो, PbO2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन PbSO4 और वाटर। तो यहां लिख रहा हूं PbO2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये इधर गया तो ये बनाएगा PbSO4 प्लस 2H2O और ये हो गई हमारी गैल्वेनिक की रिएक्शन, गैल्वेनिक की। ठीक, लेकिन जब ये जुड़ के वापस चलता है तो ये बनाता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक की रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी ये है हमारी चार्जिंग वाली रिएक्शन और ये है हमारी डिस्चार्जिंग वाली रिएक्शन, डिस्चार्जिंग। ठीक, डिस्चार्जिंग। अच्छा, डिस्चार्जिंग के टाइम पे ये रिडक्शन हो रहा था, थोड़ा सा याद करो तो ये रिडक्शन हो रहा था, ठीक है, यानी ये कैथोड था, कैथोड की तरह काम करेगा। और चार्जिंग के टाइम पे ये बेटा उल्टा लिखना है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ये एनोड की तरह काम करेगा। तो अब तक इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं पूछा है बैटरी के टॉपिक को, सीधा पूछता है कि भाई एनोड की रिएक्शन बता दे, कैथोड की रिएक्शन बता दे या ओवरऑल रिएक्शन बता दे। बट अगर डिटेल में घुसने लग गया कि भैया चार्जिंग के टाइम पे कौन एनोड था कौन कैथोड था, रिएक्शन लिखो, फिर फंस जाओगे। इसीलिए सब कुछ मेंशन करके दे रहा हूँ, अच्छे से नोट्स बना लो इसके। ठीक है, सेम ऐसे आप यहाँ कर लेना कि डिस्चार्जिंग के टाइम पे ये आपका ऑक्सीडेशन कर रहा था, ऑक्सीडेशन जो कि एनोड होता है, और चार्जिंग के टाइम पे ये आपका रिडक्शन कर रहा था, रिडक्शन जो कि कैथोड पे होता है। ये लीजिए। तो होपफुली आपको लेड स्टोरेज बैटरी समझ आ गई। एक बार मैं भी देख लूँ कि मैंने कुछ भूला तो नहीं। मैंने सेल बना लिया, आपको दोनों रिएक्शंस करा ली, ओवरऑल करा ली, रिचार्जिंग की बता दी, ठीक है, और आपको ये वाला सेटअप ओवरऑल मतलब ब्रीफिंग करके दे दिया, है ना। हाँ, तो मैं आपको ये भी शुरू मैंने पूछा था आपसे कि लाइफ टाइम क्यों नहीं चल पाता। तो लाइफ टाइम इसलिए नहीं चल पाता, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, लाइफ टाइम क्यों आपका फ़ोन की बैटरी ड्रेन क्यों होने लगती है ना। क्यों 3 दिन पहले 3 दिन तक 100% चलता था जीरो आने में, 100 से जीरो आने में, और अब एक दिन में ही 100 से जीरो आ जाता है। तो क्यों उसकी साइकिल्स खराब हो गई, क्या हुआ क्या नहीं। सुनिए, ये जो PbSO4 है ना, ये PbSO4 जब यहाँ चिपका रहेगा तभी तो जब आप रिचार्ज करोगे तो Pb बन जाएगा वापस। कहाँ गया ये रहा, है ना। जब आप चार्ज करोगे PbSO4 जो PPT बन के रखा था वो Pb बन के वहां वापस चिपक जाएगा, फिर आप उसको वापस यूज कर सकते हो, क्योंकि वही Pb आपको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। होता क्या है, समय के साथ ये PbSO4 जहां PPT बना था वो नीचे आ जाता है बीकर में। अगर बीकर में नीचे आ गया तो फिर वहां पे वापस चिपकने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसीलिए समय के साथ, कुल मिलाकर समय के साथ ये पूरा प्लेट गिरता है नीचे। ऐसे ये प्लेट भी नीचे गिरने लगता है, जिसके से प्लेट की ही जो साइज था वो चेंज हो गया, और इस प्रकार से उसकी जो साइकिल्स थी, जितना वो चल सकता था 3 दिन तक, अब वो उतने दिन नहीं चलेगा। लेकिन कोई आपसे पूछेगा नहीं, बस मैं जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो यहीं पे अपनी वीडियो को खत्म करते हैं, थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है, उसके लिए समझ आता हूँ, लेकिन आप इसको अच्छे से देखिए, बहुत बढ़िया से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।